गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार। सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुमार अमरदेव पर। और मैं आपका दोस्त कुमार अमरदेव दोस्तों हाजिर हूँ आप सभी साथियों के साथ आज की यानी 21 जनवरी 2022 की डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर एक नए और बेहतरीन अंदाज में। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास। उसका आगाज शुभारंभ श्री गणेश करते हैं। आप सभी साथियों का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। और सभी साथियों को जो तिलकुटनी जो चौथ का व्रत है उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं सभी माता और बहनों को। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, आगाज करते हैं आज की अपनी क्लास का। पहले पंक्तियाँ 4 जो कि आपको प्रेरित करेंगी, तो आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। और पंक्तियों के बाद में हम शुरू करेंगे दोस्तों आज की अपनी क्लास। 5 के पंच का पहला प्रश्न, तो आइए। कौन हो तुम सोचना पड़ेगा, कौन हो तुम सोचना पड़ेगा, जन्मे क्यों हो सोचना पड़ेगा, कौन हो तुम सोचना पड़ेगा, जन्मे क्यों हो सोचना पड़ेगा, जीते जी मरने से क्या फायदा, जीते जी मरने से क्या फायदा, मर कर अमर कैसे हुआ जाए, सोचना पड़ेगा, कौन हो तुम सोचना पड़ेगा, जन्मे क्यों हो सोचना पड़ेगा, जीते जी मरने से क्या फायदा, मर कर अमर कैसे हुआ जाए, सोचना पड़ेगा। दोस्तों बिल्कुल आपको हमको सबको सोचना पड़ेगा कि हम कौन हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, किस काम को करने के लिए हुआ है, किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारा जन्म हुआ है, ये सोचना पड़ेगा। और जीते जी मरने से अच्छा तो ये है कि मरकर अमर कैसे हुआ जाए, ये सोचना पड़ेगा। मैं देखता हूँ लोग जिंदा हैं लेकिन जिंदा होकर भी जिंदे नज़र नहीं आ रहे हैं, हाँ मुर्दे के समान नज़र आ रहे हैं। यार अपने जीने का एहसास कराओ कि तुम जिंदा हो, हाँ इसलिए कुछ कीजिए, इस संसार में कुछ पाइए, सोचिए कि आप क्यों पैदा हुए हैं, किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पैदा हुए हैं आप लोग, जरूर सोचिएगा। और मरने से पहले ऐसा कुछ कर जाइएगा कि युगों युगों तक आपकी कीर्ति, आपका जो यश है वो सारे जहां में युगों युगों तक फैलता रहे। तो दोस्तों ये सोचने की ज़रूरत है। मुझे नहीं मालूम आप सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, बाकी मैं सोच रहा हूँ आपकी डेली करंट अफेयर्स की पहली जो अपनी नए अंदाज में जो क्लास है उसके पहले प्रश्न के बारे में। और ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न ये है कि भारत और मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है। दोस्तों ये आपको बताना है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा
कि ये जो भारत और मध्य एशिया शिखर सम्मेलन है ना, इसकी शुरुआत 17 जनवरी से होगी। ठीक है, 17 जनवरी। और ये जो शिखर सम्मेलन है ना, वर्चुअल होगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 17 जनवरी 2022। ठीक है, इस भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में वर्चुअल समिट होगा ये। ठीक है, तो इसकी जो मेजबानी कर रहा है ना, वो कौन कर रहा है दोस्तों? भारत कर रहा है। ठीक है, 27 जनवरी को दोस्तों हम कह सकते हैं कि भारत और मध्य एशिया जो शिखर सम्मेलन है वो वर्चुअल उसकी समिट होगी, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जो है इस समिट को वर्चुअल क्या करेंगे? संबोधित करेंगे। दोस्तों, भारत के अलावा इस समिट में, इस सम्मेलन में मैं आप लोगों से बात करूं तो दोस्तों जो है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान जो हैं वो भी शिरकत करेंगे। यानी उनके जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ इस समिट में वर्चुअल क्या होंगे? शामिल होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये जो सम्मेलन है ना, इसकी जो पहल है दोस्तों, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में मध्य एशियाई जो देश हैं उनका दौरा किया, तो उससे ही एक पहल क्या हो चुकी थी? शुरू हो चुकी थी। फिर धीरे धीरे ये कड़ी आगे बढ़ी और आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों यह बात करें हम लोग कि गत वर्ष यानी पिछले वर्ष 2021 में यह सम्मेलन नई दिल्ली में 18 से और 21 दिसंबर तक विदेश मंत्रियों के स्तर पर हुआ था। यानी ये जो भारत और मध्य एशिया शिखर सम्मेलन है ना दोस्तों, जिसकी पहल 2015 से, जिसके बीजारोपण के संकेत दिखाई दे चुके थे मोदी जी के विदेश दौरे के साथ ही, लेकिन औपचारिक तौर पे दोस्तों इस शिखर सम्मेलन का जो आगाज, जो आरंभ है वो पिछले गत वर्ष दोस्तों दिसंबर जो माह था उसमें 18 से 21 दिसंबर तक नई दिल्ली में जो ये भारत और भारत के अलावा ये जो देश हैं इनके विदेश मंत्रियों के स्तर पर आपस में क्या हुई? बातचीत हुई। सुरक्षा को लेकर के और बहुत सारे विषय जो मुद्दे हैं उनको लेकर के चर्चा हुई। अब यहां पे मैं बात करूं कि ये जो 17 जनवरी को वर्चुअल जो सम्मेलन होने जा रहा है, ये भारत के अलावा जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं और देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनके बीच में पहला सम्मेलन है ये। देखिए, पहले ये विदेश मंत्रियों के स्तर पर ये सम्मेलन हुआ था, लेकिन यदि बात करें राष्ट्रीय अध्यक्षों की बात पर, या हम कहें कि नेताओं के स्तर का, ये इस सम्मेलन का पहला पड़ाव है। यानी जो इस सम्मेलन में ये देश शामिल हैं, शरीक हैं, उनके नेताओं के स्तर का, राजनीतिक स्तर का ये दोस्तों पहला सम्मेलन है। शुरुआत तो नई दिल्ली में 18 से 21 दिसंबर तक से हो गई थी, लेकिन वो केवल विदेश मंत्रियों तक स्थिर था। ये जो सम्मेलन है ये अपने आप में नेताओं के स्तर का पहला सम्मेलन है। और मैंने बताया कि 17 जनवरी को वर्चुअल होगा, जिसकी मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। किसकी तरफ से? भारत की तरफ से, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसमें एक प्रश्न तो ये कि मेजबानी भारत कर रहा है, देश की तरफ से नरेंद्र मोदी जो है शिरकत करेंगे, ठीक है, वर्चुअल भाग लेंगे। भारत के अलावा जो है दोस्तों कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान जो हैं उनके राष्ट्रपति भी शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर 6 जो देश हैं, ठीक है, 5 तो ये और 1 इंडिया, भारत, तो 6 देश जो हैं वो इसमें वर्चुअल हम कहें कि भाग लेंगे दोस्तों। इस शिखर सम्मेलन में इनके राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री भाग लेंगे, ठीक है। बात करूं दोस्तों मैं उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो वर्तमान में शावकत
मिर्जियोयेव हैं, ठीक है। और तुर्कमेनिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों वो गुरबागुली बेर्दमुहिम मेदेव हैं। और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति हैं वो हैं सदर जापारोवा, ठीक है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं दोस्तों कासिम जोमार्त तोकायेव। और ताजिकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं एमोमली रहमान। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये वर्चुअल क्या लेंगे, भाग लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये है छपने वाला प्रश्न कि किस बैंक ने एटीएम से पैसे निकालने के लिए ओटीपी नंबर सुविधा शुरू की है। दोस्तों देखिए बड़ा फ्रॉड होता है जब हम एटीएम से पैसे वगैरह निकालते हैं तो उसमें एटीएम डालते हैं, फिर अपने पिन नंबर डालते हैं, ठीक है। उसमें फ्रॉड होने का बहुत केसेज आए और बहुत सारे लोगों के पैसे निकाल लिए गए। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो एसबीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने अपने ग्राहकों को एक ओटीपी नंबर की सुविधा शुरू कर दी है। यानी जो खाता धारक अपने फ़ोन नंबर अपने अकाउंट के साथ जो सबमिट करेंगे, ठीक है, और जो ही एटीएम में से पैसे निकालने के लिए जाएंगे और जो ही अपना एटीएम उसमें डालेंगे ना, तो आपने जो अपना फ़ोन नंबर दिया है उस फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ठीक है। तो आप अपने एटीएम नंबर जो पिन है वो तो डालेंगे ही, लेकिन जो आपने फ़ोन नंबर दे रखा है उसके ऊपर जो ओटीपी आएगा ना, वो ओटीपी भी फिर आपको पिन करना है, डालना है, तब जाकर के फिर आप अपने क्या निकाल पाएंगे, पैसे निकाल पाएंगे। तो एक बेहतरीन सुविधा जो है वो एसबीआई बैंक ने अपने खाता धारकों को, अपने ग्राहकों को यहाँ पे देने की कोशिश की है, जिसका आगाज हो चुका है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर ये, ठीक है। तो एटीएम से पैसे निकालने के लिए जो ओटीपी नंबर सुविधा जो शुरू की है वो बैंक किसने की है, एसबीआई बैंक ने, ठीक है दोस्तों। बात करें हम यहाँ पे देखिए पंजाब नेशनल बैंक का भी जिक्र आया। तो दोस्तों पंजाब नेशनल जो बैंक है वो राष्ट्रीय स्तर का बैंक है और इसकी स्थापना 19 मई 1894 को लाहौर में की गई थी, ठीक है। जब देश भाई संयुक्त था, पाकिस्तान भी था, तो उस वक्त 19 मई 1894 को लाहौर में इसकी स्थापना की गई। और इसके जो संस्थापक थे वो दयाल सिंह मजीठिया थे, ठीक है। ये आप ध्यान रखना है पंजाब नेशनल बैंक के। वर्तमान में इसका जो मुख्य कार्यालय है वो दोस्तों नई दिल्ली में है, ठीक है। और वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के जो सीईओ है वो है एस मल्लिकार्जुन राव, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यदि मैं बात करूं एसबीआई बैंक की स्थापना की, तो दोस्तों एसबीआई जो बैंक है अपने इस रूप में जो है आज वर्तमान में उसकी जो स्थापना है 1 जुलाई 1955 में की गई, ठीक है। और एसबीआई जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, मुंबई में स्थित है। और दोस्तों एसबीआई जो बैंक है उसके जो वर्तमान में हम बात करें दोस्तों सीईओ चेयरमैन जो हैं वो दिनेश कुमार खारा हैं, जिन्होंने कि 6 अक्टूबर 2020 को इस पद को प्राप्त किया। किसके जगह, राजेश कुमार की जगह क्या बने, चेयरमैन बने, ठीक है। यानी 6 अक्टूबर 2020 को रजनीश कुमार की जगह जो है दिनेश कुमार खारा जो हैं एसबीआई बैंक के क्या बने, चेयरमैन बने और वर्तमान में भी क्या हैं, चेयरमैन हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके दोस्तों आगे बढ़ता हूं मैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है खेल से संबंधित और प्रश्न ये है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी टेस्ट मैन टीम 2021 ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर मैं कि जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग जो है, ठीक है, जो सभी देश सदस्य देश हैं क्रिकेट खेलने वाले, उनका जो मुख्य दोस्तों देख रेख करने वाली जो संस्था है वो आईसीसी, ठीक है। तो आईसीसी जो है हर साल दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि सब देश जो टेस्ट मैच खेलते हैं उनमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की एक टीम बनाती है, ठीक है, जो ये आईसीसी संस्थान है, ठीक है। और वनडे की भी, और उसमें पुरुष और महिला भी, ठीक है, और 2020 भी, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो 2021 ऑफ द ईयर जो है ना टेस्ट टीम जो मैन है उसका कप्तान किसको बनाया गया है वो आपको जवाब देना है। तो दोस्तों वो बनाया गया है केन विलियमसन को।
ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं दोस्तों और न्यूजीलैंड की कप्तानी करते हैं। और दोस्तों गत वर्ष केन विलियमसन की कप्तानी में ही जो है न्यूजीलैंड ने भारत को आईसीसी जो टूर्नामेंट था जो कि पहला टूर्नामेंट था अपने हिसाब का, वो यहाँ पे जीता था और पहली टीम बनी थी दोस्तों टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाली न्यूजीलैंड। ठीक है, तो बेहतरीन कप्तानी और शानदार खेल के प्रदर्शन की बदौलत जो है दोस्तों आईसीसी ने जो है टेस्ट मैन टीम 2021 ऑफ द ईयर का जो कप्तान चुना है वो किसको चुना है? केन विलियमसन को चुना है। दोस्तों यहाँ पे बात करूँ ना तो आईसीसी जो टेस्ट मैन टीम 2021 ऑफ द ईयर जो है ना उसमें भारत की तरफ से भी 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, ये आपको मैं बताना चाहूँगा। यानी टेस्ट टीम में 3 भारतीयों को जगह मिली है। एक मिली है रोहित शर्मा को, किसको दोस्तों? रोहित शर्मा को। इसके अतिरिक्त जो है एक जगह मिली है रविचंद्रन अश्विन को। ठीक है, एक जगह मिली है किसको? रविचंद्रन अश्विन को। और विकेट कीपर के तौर पे जो है साथियों ऋषभ पंत को भी क्या मिली है? जगह मिली है। तो 2021 की जो टेस्ट मैन टीम ऑफ द ईयर है ना उसमें 3 भारतीयों को जगह मिली है, रोहित शर्मा, आर चंद्रन जो रविचंद्रन अश्विन है और ऋषभ जो पंत है उनको। और जो कप्तानी मिली है वो किसको मिली है दोस्तों? टेस्ट टीम की केन विलियमसन को। 6 साल के बाद दोस्तों 6 साल के बाद विराट कोहली को किसी भी फॉर्मेट की आईसीसी टीम में क्या नहीं मिली है? जगह नहीं मिली है, ये आपको बताना चाहूँगा। अब यदि मैं बात करूँ बाबर आजम की तो दोस्तों बाबर आजम जो है पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं। और दोस्तों बाबर आजम को कप्तान बनाया गया है किसका? वनडे जो आईसीसी मैन टीम 2021 ऑफ द ईयर है उसका। देखिए टेस्ट टीम का कप्तान केन विलियमसन को, ठीक है, और जो वनडे टीम है उसका कप्तान बनाया है दोस्तों बाबर आजम को। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दोस्तों जो आईसीसी की 2021 की जो टीम है उसमें एक भी भारतीय का क्या नहीं हुआ है? चयन नहीं हुआ है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हालांकि टेस्ट में 3 प्लेयर हमारे नॉमिनेट हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, खुशखबरी ये है कि जो आईसीसी वुमेन जो वनडे टीम ऑफ द ईयर 2021 है उसमें दोस्तों 2 हमारी जो भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, एक तो मिताली राज, कौन दोस्तों? मिताली राज, और एक झूलन गोस्वामी, ठीक है, का चयन हुआ है। ठीक है, झूलन नामित हुई है झूलन गोस्वामी। ठीक है, ये तो बल्लेबाज हैं टीम की और ये अरफन मौला खिलाड़ी हैं हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो जहाँ वनडे पुरुष में एक भी भारतीय का चयन नहीं हुआ, वहीं महिला वुमेन जो वनडे टीम ऑफ द ईयर 2021 है उसमें 2 महिला खिलाड़ी भारत की सिलेक्शन उनका चयन हुआ है, नॉमिनेट हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो महिला वनडे टीम की जो कप्तानी है वो दोस्तों इंग्लैंड की जो कप्तान है नाइट हीटर जो है उनको क्या बनाया गया है? वनडे वुमेन जो आईसीसी ऑफ द ईयर 2021 की टीम है उसका कप्तान बनाया गया है। और वनडे पुरुष बाबर आजम और टेस्ट केन विलियमसन, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है कि इंडोनेशिया की नई राजधानी किसे बनाया जाएगा? दोस्तों इंडोनेशिया की पहले जो राजधानी थी वो क्या थी? जकार्ता थी। ठीक है, लेकिन अब इंडोनेशिया की सदन ने ये प्रस्ताव लेके आए हैं कि जकार्ता जो है उसमें ज़्यादा जनसंख्या घनत्व और बहुत सारी समस्याओं के चलते उसको राजधानी हटाया जाए, और जो नुसंतारा है ना जो कि बोर्निया द्वीप में स्थित है उसको क्या बनाया जाए? नई राजधानी बनाया जाए। तो ये जो प्रस्ताव है वो सर्वसहमति से पारित हो गया है। तो जो इंडोनेशिया की नई राजधानी होगा दोस्तों वो होगी नुसंतारा, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी छपने वाला प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ये भी क्रिकेट से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, और ये है बिग बैश क्रिकेट लीग BBL, ठीक है, का सर्वाधिक टीम स्कोर कितना है? ये आपको बताना है दोस्तों। हाल ही में जस्ट अभी जो है BBL खेला जा रहा है,
ये आपको ध्यान है। ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है, जैसे अपने भारत में IPL खेला जाता है वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में BBL खेला जाता है, बिग बैश लीग खेली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस सत्र में जो फिलहाल वर्तमान में बिग बैश लीग का जो संस्करण चल रहा है, इतिहास आगे बताऊंगा कब से शुरुआत हुई, ये कितना कौन सा संस्करण है वो अभी चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये बताना है कि अब तक का बिग बैश लीग का जो सर्वाधिक टीम स्कोर है ना वो कितना है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो दोस्तों वो है 273 रन, ठीक है, ये आपको मैं बताना चाहूँगा। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। इस BBL लीग की, बिग बैश लीग की जो शुरुआत है वो 2011-12 में हुई थी। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। यानी 2011-12 में BBL का, बिग बैश लीग का पहला संस्करण था, ठीक है। शुरुआत में जब दोस्तों 2011-12 में इस लीग की शुरुआत हुई तो उस वक्त जो है 6 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया की जो स्थानीय, जैसे अपने IPL में मुंबई, दिल्ली, हाँ चेन्नई, इस तरीके से, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया के जो स्थानीय जो शहर वगैरह हैं उनके नाम पे जो है 6 टीमों का चयन किया गया था और 6 टीमें शुरुआत में इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। लेकिन वर्तमान में जो अब संस्करण जो इसका चल रहा है उसमें 8 टीमें क्या ले रही हैं दोस्तों, भाग ले रही है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक बार जो खिताब है वो सिडनी सिक्सर्स व पर्थ स्कोचर्स ने 3 बार जो है बिग बैश लीग का दोस्तों क्या जीता है, खिताब जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे यदि मैं बात करूँ दोस्तों तो 2021-22 का जो संस्करण है बिग बैश लीग का, उसी में जो है ना सर्वाधिक टीम स्कोर बनाया है किसने, मेलबर्न स्टार्स ने, ठीक है। 2021-22 का जो वर्तमान में BBL का संस्करण चल रहा है ना, उसमें ही जो टीम है मेलबर्न स्टार्स, उसने 273 रन बनाया है, किसके खिलाफ, होबार्ट हंटिकेस के खिलाफ। ये 273 रन का सर्वाधिक टीम स्कोर अब तक के BBL के इतिहास का बनाया है दोस्तों, ये आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे दोस्तों एक और जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, यहाँ पे देखिएगा, जो ये 154 रन है ना दोस्तों, ये भी BBL के 2021-22 के संस्करण में ही जो है व्यक्तिगत स्कोर सर्वश्रेष्ठ स्कोर है BBL का, ठीक है दोस्तों, व्यक्तिगत स्कोर है, यानी ये तो टीम स्कोर है मेलबर्न स्टार्स का जो 2021-22 के संस्करण में ही बनाया गया है, लेकिन 154 रन है ना वो अब तक के BBL के बिग बैश क्रिकेट लीग का सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर है। और दोस्तों ये स्कोर बनाया है हाल ही की जो 2021-22 का जो संस्करण चल रहा है वर्तमान में एट प्रेजेंट, उसमें मेलबर्न स्टार्स के खतरनाक बल्लेबाज किसने दोस्तों, मैक्सवेल ने, ठीक है, मैक्सवेल ने। तो यहाँ पे 2 प्रश्न, यहाँ पे सर्वाधिक व्यक्तिगत टीम स्कोर 273 रन मेलबर्न स्टार्स का, और व्यक्तिगत जो स्कोर है वो 154 रन मेलबर्न स्टार्स के ही बल्लेबाज मैक्सवेल ने बनाया है 2021-22 के संस्करण में ही, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इससे पहले जो व्यक्तिगत जो स्कोर था वो दोस्तों 147 था, मार्क स्टोइनिस के नाम था, ठीक है, लेकिन मार्क स्टोइनिस के रिकॉर्ड को जो मैक्सवेल है उन्होंने क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इस तरीके से हमारे जो 5 प्रश्न थे आज के 5 के पंच के वो क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। लेकिन अब मैं जो कि कल से अपनी शुरुआत हुई थी कि मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको देश के राज्य विशेष के भी दर्शन कराऊंगा, हो सकता है कि वो जानकारी आपके लिए फायदेमंद हो जाए। तो संक्षिप्त में 2-3 मिनट में हम लोग आज का जो हमारा राज्य विशेष है उसके ऊपर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो राज्य विशेष है वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है दोस्तों, पूर्वी राज्य है ये देश का, चीन के साथ, तिब्बत के साथ, ठीक है, और आपके भूटान आदि के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं, ठीक है। तो बात करें यहाँ पर दोस्तों, अरुणाचल जो प्रदेश है 20 फरवरी 1987 को भारत का कौन सा राज्य बना, 24वां राज्य बना था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश का गठन, स्थापना कब हुई, 20 फरवरी 1987 को, और ये भारत का कौन सा 24वां राज्य बना।
यदि इसकी राजधानी की बात करें दोस्तों तो वो है ईटानगर। ओके, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो है पेमी खांडू, जो कि राजनीतिक दल जो पार्टी है भाजपा से क्या करते हैं, ताल्लुक रखते हैं। राज्यपाल की वर्तमान में बात करें अरुणाचल के तो वो है बीडी मिश्रा दोस्तों। ठीक है, आगे बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का जो राज्य पशु है वो मिथुन गायल है। राज्य पक्षी की बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो वो ग्रेट इंडियन हॉर्निबल है। राज्य फूल की बात करें तो द्रौपदी माला या हम कहें फोस्टाइल आर्किड्स। ठीक है, राज्य वृक्ष की बात करें तो होलांग। यदि अरुणाचल प्रदेश में वर्तमान में कुल जिलों की संख्या की बात करें तो दोस्तों 25 है। ठीक है, यदि बात करें अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा की सीटें हैं तो वो कितनी हैं दोस्तों, 2 हैं। और राज्यसभा की जो सीट है वो साथियों क्या है, 1 है। लेकिन विधानसभा की जो सीटें हैं दोस्तों वो कितनी हैं, 60 है। ये आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। दोस्तों बात करें जो अरुणाचल प्रदेश है वो चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ 1129 किलोमीटर की क्या बनाता है, सीमा बनाता है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बनने से पूर्व आपको बताना चाहूंगा कि 1962 से पहले अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा के नाम से क्या किया जाता था, जाना जाता था। महत्वपूर्ण छपने वाला पार्ट है ये कि अरुणाचल प्रदेश जो है दोस्तों पहले किस नाम से जाना जाता था, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था। 1965 तक इसकी देखभाल जो है वो विदेश मंत्रालय के पास थी, भारत का जो विदेश मंत्रालय था उसके पास थी। ठीक है, लेकिन 1965 के बाद इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के पास आ गई और 1972 में यूनियन टेरिटरी बना, केंद्र शासित प्रदेश बना। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी जो 20 फरवरी 1987 को 24वां राज्य बना उससे पूर्व जो अरुणाचल प्रदेश है वो कई पड़ावों से गुजरा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। तो 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बना और अंततः 20 फरवरी 1987 को दोस्त यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अरुणाचल जो प्रदेश है वो देश का कौन सा 24वां क्या बन गया, राज्य बन गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ द लक, मिलते हैं। ओके, जय हिंद जय भारत।